Hello guys and welcome again to my YouTube channel. In this video I am going to start an entirely new subject of your third year BMS which is चरक संहिता उत्तरार्ध। तो आज के वीडियो में हम चरक संहिता उत्तरार्ध का प्रथम पाठ देखेंगे जो कि है रसायन अध्याय। तो रसायन अध्याय के अंतर्गत 4 अध्याय जो कि है अथातो अभय आम्लकीयम अध्याय, प्राणकामीयम अध्याय, कर प्रचितीयम अध्याय, आयुर्वेद समुत्थानीयम अध्याय। तो हर एक वीडियो में मैं एक एक अध्याय को एक्सप्लेन करूंगा, तो स्टे ट्यून्ड टू अंटिल द एंड, यू विल डेफिनेटली लर्न समथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं अथातो अभय आम्लकीयम अध्याय से। तो इसमें मैंने एक फ्लो चार्ट दिया है, इसे याद करिएगा क्योंकि इसी के आधार पर आगे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभय आम्लकीयम अध्याय, तो it is again classified into two types which are भेषज and अभेषज। भेषज are again divided into two types which are स्वस्थ ऊर्जस्कर and आर्तस्य रोगनुत। अभेषज are divided into two types बाधन and सानुबाधन। स्वस्थ ऊर्जस्कर are further divided into again two types रसायन and बाजीकरण, and रसायन are divided into कुटी प्रावेशिक रसायन and वातातपिक रसायन। ओके, तो देखते करते हैं शुरुआत भेषज से। तो भेषज क्या है? भेषज यानी औषधि। तो भेषज की परिभाषा है जो औषधि रोग को दूर करती है उसे हम भेषज कहते हैं। यानी कि जो औषधि और जो ड्रग्स रोग के भय को दूर करता है और रोग को दूर करता है उसे हम भेषज कहते हैं। तो इस भेषज के 9 पर्याय हैं। वे कौन कौन से हैं? चिकित्सक, व्याधिहर, पथ्य, साधन, औषध, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृतिस्थापन और हित। इनमें से अगर आप 5 से 6 पर्याय अगर याद करेंगे तो भी चलेगा। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको याद करने हैं। आपको चिकित्सक, औषध, पथ्य, हित, व्याधिहर और प्रकृतिस्थापन। अगर इनको भी आप याद कर लेंगे तो भी बहुत उत्तम है। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है भेषज के प्रकार। तो भेषज के 2 प्रकार होते हैं। पहला है स्वस्थ ऊर्जस्कर, यानी कि स्वस्थ पुरुष के उत्तम भाव को बढ़ाने वाला। स्वस्थ ऊर्जस्कर, स्वस्थ प्लस ओज प्लस उत्कर, यानी कि स्वस्थ पुरुष के ओज स्वस्थ पुरुष का उत्तम भाव होता है उसको बढ़ाने वाला, उसे वो फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप है अर्थस्य रोगनुत, यानी कि जो रोगाक्रांत, जो डिसीज्ड पर्सन है, डिसीज्ड पेशेंट है, उसके डिसीज को दूर करने वाला भेषज। ठीक है। दूसरा है अभेषज, यानी कि जो द्रव्य या कर्म रोग के भय को दूर न करता हो उसे अभेषज कहते हैं। यहाँ पे न मैंने लिखा नहीं है, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे न है। तो जो द्रव्य या कर्म, यानी कि जो ड्रग्स और या कोई सी भी एक्टिविटी डिसीज के भय को दूर न करती हो उसे हम अभेषज कहते हैं। ठीक है। अभेषज के भी भेषज की तरह ही 2 प्रकार है जो कि है बाधन और सानुबाधन। बाधन यानी कि जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे, यानी कि अगर हम कोई ड्रग्स अभेषज कोई ड्रग्स ले तो तत्काल वह शरीर में कष्ट उत्पन्न करता है। तो जैसे कि विष सद्य प्राणघातक होता है। जैसे कि हम जब विष लेते, फॉर एग्जाम्पल साइनाइड, तो तत्काल ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसे हम बाधन अभेषज कहते हैं। दूसरा पॉइंट है सानुबाधन, यानी कि जो सेवन करने के बाद कुछ काल में उसका असर दिखाता है उसे हम सानुबाधन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है जो कालांतर में उत्पन्न होता है, यानी कि जो सेवन करने के बाद कालांतर में अपना प्रभाव दिखाता है उसे हम सानुबाधन कहते हैं। जैसे कि दूषी विष सेवन कर लेने पर कालांतर चिरकारी कष्ट उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज रसायन। तो रसायन की डेफिनेशन क्या है? रसायन की डेफिनेशन है लाभोपायो ही शस्ताना रसादिना रसायनम, यानी कि उत्तम रस आदि धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है उसे हम रसायन करते हैं। यानी कि अगर हम रसायन आदि क्रिया को करते हैं या उनको सेवन करते हैं तो हमारे रस रक्त आदि जो सप्त धातु है उनकी पुष्टि एवं वृद्धि होती है। जो
एवं जो पुष्टि और रसादी धातु की जो पुष्टि और वृद्धि करने का जो उपाय है उसे हम रसायन कहते हैं। तो रसायन के गुण कौन कौन से होते हैं, या ये पीछे नीचे दिया गया है, जो कि है रसायन भेषज का सेवन करने से मनुष्य दीर्घायु यानी कि लॉन्ग लाइफ, स्मरण शक्ति, मेधा यानी कि धीधृति और स्मृति, आरोग्य यानी कि हेल्थ, प्रभा यानी कि कांति आदि गुणों को प्राप्त करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज वाजीकरण। तो वाजीकरण सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है इस अध्याय का, तो इस पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। तो वाजीकरण की परिभाषा क्या है, इसके लिए नीचे दिया है, जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि का विस्तार करने वाला हो, जिससे शरीर में रस रक्तादि सप्त धातुओं की पुष्टि होती हो, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिससे वृद्धावस्था हो जाने पर भी शुक्र का क्षय न होता हो, जिन औषधियों के सेवन करने से यश शोभा तथा पुष्टि की वृद्धि होती हो, उसे हम वाजीकरण कहते हैं। ठीक है। तो स्वस्थ पुरुष के लिए रसायन वाजीकरण इन दो प्रयोगों का वर्णन किया गया है। उनमें से रसायन श्रेष्ठ होता है क्योंकि इससे सात्विक गुणों की वृद्धि होती है, और वाजीकरण अश्रेष्ठ होता है क्योंकि इससे राजस गुणों की वृद्धि होती है। तो इसमें वाजीकरण की परिभाषा एवं उसका श्रेष्ठत्व या कनिष्ठत्व वर्णन किया गया, जो कि हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो नीचे चलते हैं। तो रसायन करने की दो विधियां होती है, जो कि है कुटी प्रावेशिक और वातातपिक रसायन। देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रसायन है कुटी प्रावेशिक रसायन। तो सबसे पहले इस रसायन को देने के लिए हमें कुटी की आवश्यकता होती है। तो कुटी निर्माण करने की विधि क्या है वो नीचे दिया गया है। तो देखते हैं कुटी निर्माण करने की विधि एवं स्थान। पहला पॉइंट है, जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं साधुजन निवास करते हो, जो स्थान भय रहित और उत्तम हो, जिस स्थान पर सभी आवश्यक सामग्रियां मिल सकती हो। तो कुटी का निर्माण पूर्व उत्तर दिशा की ओर कराएं। उस कुटी की लंबाई चौड़ाई पर्याप्त हो और कुटी त्रिगर्भ हो, यानी कि आप जानते होंगे वो बॉक्स विद इन द बॉक्स नाम की एक थ्योरी होती है, उसी प्रकार कुटी विद इन द कुटी यहाँ पे ऐसा निर्माण किया जाता है, यानी कि बीच में एक कुटी, उसके सराउंडिंग दूसरी कुटी, उसके सराउंडिंग तीसरी कुटी, ऐसे। तो इन कुटियों में छोटे छोटे झरोखे हो, कुटी की दीवार मोटी हो जो प्रत्येक ऋतु में सुखकर हो, कुटी में अप्रिय वस्तु एवं अनुचित शब्द का प्रयोग न किया जाए, स्त्री जन उसमें प्रवेशित नहीं हो, सर्वदा वैद्य औषध ब्राह्मण वर्गों से वह कुटी युक्त होनी चाहिए। तो ऐसे कुटी का निर्माण कुटी प्रावशिक रसायन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज, तो कुटी में प्रवेश कैसे करते हैं उसके लिए जो विधि है वो इस पॉइंट में दी गई है। तो देखते हैं, उस कुटी में जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि एवं नक्षत्र उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो, करण से युक्त तिथि हो, तो बाल बनवाकर धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धापूर्वक सावधान होकर रजतम इन मानसिक दोषों को दूर कर प्राणी मात्र की कल्याण कामना करके श्रद्धापूर्वक देवता ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा और प्रदक्षिणा कर उस कुटी में हमें प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज रसायन के पहले शोधन। तो रसायन करने के पहले यानी कि कुटी में प्रवेश करने के बाद तो हमें संशोधन करना आवश्यक होता है। तो वो संशोधन कैसे करते हैं वह इस पॉइंट में दिया है। तो देखते हैं, कुटी में प्रवेश करने के बाद संशोधन औषधियों से अर्थात वमन विरेचन आस्थापन तथा शिरोविरेचन से शुद्ध हो जाने के बाद शरीर में जब कुछ भी कष्ट न रह जाए, तब पूर्ण बल हो, तब रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज संशोधन औषध। अभी जब कुटी में प्रवेश करने के बाद जो संशोधन करेंगे उसके लिए कौन कौन से औषध उपयोगी होंगे वह इस पॉइंट में दिया है। तो देखते हैं, इसके लिए श्लोक दिया है,
हरितकीनां चूर्णानि सैंधवा अम्लके गुडम वचा विडंग रजनी पिपली विश्वभेषजम। यानी कि हरितकीनाम यानी हरितकी का चूर्ण, सैंधवा अम्लके यानी कि सैंधव नमक, आम्लके यानी कि आमला और आम्लक, नेक्स्ट इज गुड़म यानी कि गुड़, वचा यानी कि वचा, विडंग यानी कि विडंग, रजनी यानी कि हरिद्रा, पिपली यानी कि पिपली और विश्व भेषज जिसे हम शॉर्ट भी कहते हैं, इन सब का चूर्ण बनाकर स्नेह संवेदन करने के बाद रसायन सेवी पुरुष को देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, तो इन सब घटकों का हमें चूर्ण बनाकर जब कुटी में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम पुरुष का स्नेह स्वेदन किया जाता है। उसके बाद यह हरित हरितकादि चूर्ण रसायन सेवी पुरुष को देते हैं। इसकी मात्रा होती है 1 तोला और इसके बाद गर्म जल अनुपान स्वरूप लिया जाता है। ठीक है, तो जब इस हरितक्यादि चूर्ण से रसायन सेवी पुरुष का शरीर शुद्ध हो जाए तो उसके बाद संशोधन कर्म का अवलंब करना चाहिए। तो जब स्नेह स्वेदन करने के बाद, हरितक्यादि चूर्ण लेने के बाद, जब रसायन सेवी जो पुरुष होता है हमारा, उसका अगर शरीर शुद्ध हो जाता है तो उसके बाद हमें संसर्जन कर्म का अवलंब करना चाहिए। तो संसर्ग कर्म कैसा होना चाहिए? इसमें 3 शुद्धियां हैं, हीन शुद्धि, मध्य शुद्धि और उत्तम शुद्धि। इसके लिए अलग अलग दिनों का उपक्रम है। इसके लिए 3, 5 और 7 अनुक्रम दिनों तक घृत से संस्कृत पुराने जव की यवागु खाने को देना चाहिए और 7 दिनों के बाद क्रमशः अनुकूल भोजन का सेवन करते हुए अपने स्वाभाविक भोजन पर आना चाहिए। ठीक है, इसे ही हम संसर्जन क्रम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हरितकी के गुण। तो द्रव्य गुण में हमने हरितकी देखा है, तो इसके गुण हमें याद ही है, इसके फिर भी देख लेते हैं। तो हरितकी में लवण रस छोड़कर सभी रस पाए जाते हैं, यानी कि हरितकी में षड रसों में से लवण रस नहीं होता, बाकी सभी रस होते हैं। इसका वीर्य उष्ण है, यह वातानुमूलक है तथा लघु दीपन पाचन कराने वाली है, यह उत्तम व्यवस्थापन है। ठीक है, तो हरितकी इज यूजफुल इन कुष्ठ, उदावर्त, शोष पांडु इत्यादि। नेक्स्ट इज रसायन करने के लिए अयोग्य व्यक्ति। तो कौन से व्यक्ति का हम कुटी प्रावशिक रसायन नहीं करेंगे? तो व्यक्ति है अजीर्ण के रोगी, वृक्ष भोजन करने वाले, अधिक मैथुन करने वाले, अधिक मदिरापान करने वाले। यह सब वात प्रकोप करने वाले अगर हम आहार सेवन करते हैं तो तब हमें कुटी प्रावशिक रसायन नहीं करना चाहिए। नीचे दिया है हरितकी और आंवले के बीज रहित फल का प्रयोग इन कर्मों के अनुसार अमृत के तुल्य होता है। ठीक है, हरितकी और आंवले के बीज रहित फल, यानी हरितकी और आंवले के जब हम बीज रहित फल का प्रयोग इस रसायन में करते हैं तो उसका कर्म अमृत के तुल्य होता है। ठीक है, तो जब इस हरितकी और आंवले का हम कहाँ से प्राप्त, कौन सी जगह पर यह प्रभुत मात्रा में मिलता है, वो है श्रेष्ठ औषध कहाँ से हमें हरितकी और आंवला मिलता है। सौम्य औषधि हमें अगर हमें चाहिए तो हिमालय से हम ले सकते हैं, और अगर हमें अग्नेय औषधि चाहिए तो विंध्य पर्वत से ले सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंट औषधियाँ मिलती है। तो हरितकी और आंवले का अगर हम सौम्य औषधि लेना चाहिए अगर हमें चाहिए हो तो हम हिमालय पर्वत से ले सकते हैं, और अग्नेय औषधि चाहिए हो तो विंध्य पर्वत से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रथम ब्राह्म्य रसायन। तो ब्राह्म्य रसायन का निर्माण कैसे होता है, इसके लिए मैंने अच्छे से फ्लो चार्ट बना कर दिया है। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ जाए, बहुत ही सिंपल है। तो देख लेते हैं। प्रथम ब्राह्म्य रसायन, इसका कंटेंट है पंचमूल। जैसे कि आप पंचमूल जानते होंगे, वे हैं लघु पंचमूल, बृहद पंचमूल, जीवनीय पंचमूल, तृण पंचमूल और पुनर्नवादी। इन सब का एक अनुक्रमे 10 पल, यानी सभी का 10 पल मात्रा में हमें पंचमूल लेना है। तो इन सभी को 10 टाइम्स वाटर में, या इसका हमें क्वाथ बनाना है, इसलिए हमें 10 गुना पानी में इन्हें बॉईल करना है। और जब इनका 1/10 यानी 1/10 भाग अगर शिल्लक अगर रिमेनिंग रह जाए तब इसे हमें फिल्टर करना है। और दूसरी बाजू में हरितकी हमें 1000 ग्राम लेना है और आंवला हमें 3000
ग्राम लेना है और इन दोनों को मिलाकर इसे फिल्टर करना है। जब दोनों फिल्टर हो जाए तो दोनों को मिक्स करना है और इनमें हमें प्रक्षिक द्रव्य मिलाने हैं कि इनके साथ में उदुम्बर पान के साथ में, और सबको बॉईल करना है। तो बाद में यहाँ पर प्रक्षेप द्रव्य कुछ कुछ दिए हैं, वे हैं तिल का तेल, गोघृत और मधु। तिल का तेल हमें 2 अढक लेना है, गोघृत 3 अढक लेना है और मधु हाफ ऑफ तिल तेल और गोघृत, यानी कि तिल तेल और गोघृत के हाफ मात्रा में हमें मधु लेना है। तो प्रथम ब्राह्म रसायन में कौन कौन से गुण होते हैं? तो इनमें मेधा, स्मृति और वह शक्तिवर्धक होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज द्वितीय ब्राह्म रसायन। तो द्वितीय ब्राह्म रसायन में कौन कौन से कंटेंट और उनका यूज क्या है तो देखते हैं। कंटेंट है आंवला 1000 और यूज है स्वर्ण भस्म, रजत भस्म और ताम्र भस्म, इन आदि के निर्माण में ब्राह्म रसायन का उपयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है च्यवनप्राश, इसके लिए कंटेंट है 36 क्वाथ द्रव्य, 500 आंवला, तिल का तेल 6 पल और घृत 6 पल। ठीक है। इनका गुण है यह कासग्न होता है, रक्ताति धातुवर्धक होता है और त्रिदोषों को दूर करता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज अम्लक रसायन। तो अम्लक रसायन कैसे बनाते हैं, इसके लिए हमें 3 वनस्पतियों की आवश्यकता होगी, वे हैं अबला, हिरडा और बेहड़ा। इसका हमें अलग अलग योग दिए गए हैं नीचे, उनमें प्रयोग करना है। इनमें से किसी एक योग का हमें प्रयोग करना है। तो योग कौन सा है? आंवला, हिरडा, आंवला बेहड़ा, हिरडा बेहड़ा और आंवला हिरडा बेहड़ा। तो इन चारों में से किसी एक योग को लेकर उनके चारों तरफ गीली छाल लपेटकर मोटी मिट्टी लगा दे और छाया में उनको सुखा ले, तब हमें आम्लक रसायन मिलेगा। ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पाद। ठीक है।